जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यू आर मोस्ट वेलकम। हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 ईस्वी में हमारे राष्ट्र के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। यही कारण है कि हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को ही साइंस डे मनाते हैं और इनके रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और जब हमारे राष्ट्र स्वतंत्र हो गया और भारत रत्न देने की शुरुआत हुई तो सबसे पहली बार भारत रत्न 1954 एडी में दिया गया था, ईस्वी में दिया गया था। और इस वर्ष इन्हें भी हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमने क्लास 10th का चैप्टर साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें अब तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में देखा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें दो या दो से अभिकारक आपस में मिलकर एक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक होता है वो एकल होता है और वो अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। उसके बाद से हमने देखा था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे और क्षेपण अभिक्रिया भी देखा था हमने। अब हम देखेंगे कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन मिलता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ही देखा था Mg+O2, ये मिल रहा था तो MgO हमें प्राप्त हो रहा था, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्सीजन के मिलने के बाद नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को आक्सीकारक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, Cu कॉपर और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु और कॉपर, ये जब अभिक्रिया करते हैं तो 2Cu2Cu अर्थात जब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं और जब ये अभिक्रिया के पश्चात कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड काला रंग का होता है। और ये बराबर हमसे एमसीक्यूज में या फिर जब लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है तो उसमें हमसे पूछ देता है कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, उसका कलर होता है वो ब्लैक होता है। अब हमें ये मिल गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकारक अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकारक या उपचयन जो भी कह ले, दोनों एक ही नाम है। और ये बराबर ऑक्सीकारक या उपचयन अभिक्रिया, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है उपचयन और अपचयन, इसलिए याद रखेंगे कि उपचयन में ऑक्सीजन संयोग करता है और अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ उपचयन अभिक्रिया हो रही है और अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन का वियोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जब एक पदार्थ में जब होता है तो उसमें से वो निकल जाता है, उसे कहते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं, यही पदार्थ को हम ले लिए, चाहे ये पदार्थ ले लिया हम CuO 2CuO, और जब हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो Cu मिल जाता है प्लस H2O अलग निकल के चला आता है और जब ये निकलता है तो इसका कलर होता है भूरा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें तो ऑक्सीजन हमने अभिक्रिया किया तो ऑक्सीजन मिल गया,
CuO कॉपर ऑक्साइड बना लिया, अर्थात ऑक्सीजन इसमें मिल गया तो CuO2 और कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन यहीं पे कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं और जब इस हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये इसका ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे हमें Cu ही प्राप्त हो रहा है, कॉपर ही सिर्फ प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ से जो इसका ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था जो इसमें, वो निकल के हाइड्रोजन के साथ मिलके जाके मिल गया, तो ये हो गया जल, हो गया H2O। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में जाके मिल जा रहा है। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या अकारक अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या अकारक अभिक्रिया। अकारक अभिक्रिया की एक और एग्जांपल देखते हैं। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब हम अभिक्रिया करके तोड़ेंगे तो C अलग मिल जाएगा, अर्थात कार्बन अलग मिल जाएगा, ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो बाहर अलग निकल जा रहा है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। इस तरह हम ये कहेंगे कि ये अपचयन अभिक्रिया है या अकारक अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया तो हमने देख लिया, लेकिन जब वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, जब इन दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका भी एग्जाम्पल तो यहाँ हमने देख ही लिया है। देखिए यहाँ पे CuO अर्थात यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे H2 है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे तो इसका वियोग हो रहा है, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, अर्थात जब हम पहली अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ से निकल के हाइड्रोजन में जाके मिल जा रहा है। तो ये हो गया अकारक या अपचयन अभिक्रिया। लेकिन ठीक हम यहाँ पे देखें तो यहाँ H2 के साथ O2 मिल जा रहा है, अर्थात यहाँ पे हो रहा है उपचयन अभिक्रिया। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया होती है, ऑक्सीजन का संयोग भी होता है और ऑक्सीजन का वियोग भी होता है। जब दोनों अभिक्रिया एक अभिक्रिया में जब दोनों चीजें होती हैं, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो हम उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में अकारक और आक्सीकारक दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब ये मिल रहे हैं तो Zn प्लस CO2 मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जिंक अलग हो जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड जो एक धातु से बना हुआ प्रतिफल है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, अर्थात जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के बाहर निकल जा रहा है, हमें सिर्फ जिंक प्राप्त हो रहा है। और जब कार्बन के साथ देखें तो यहाँ का ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, तो यहाँ आक्सीकारक अभिक्रिया भी हो रही है, अर्थात ऑक्सीजन का वियोजन भी हो रहा है, वियोग हो रहा है, वो हट निकल रहा है यहाँ से। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, अर्थात इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हुई। इस तरह से हम कहेंगे ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया के कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये तो यहाँ तक ही हमारी इतनी अभिक्रियाएं हमारे बुक में दी, अर्थात अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कंप्लीट हुई। एक चीज जो हम श्वसन लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन का वहां संयोग हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि श्वसन हमारा आक्सीकारक अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी आक्सीकारक अभिक्रिया है, अर्थात उपचयन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे, जिसमें एक है संचारण। जब कोई भी धातु अपने आसपास के अम्ल, क्षार या
किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करके और संक्षारित होने लगते हैं, उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण की प्रक्रिया में उस पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। हम देखते हैं कि अच्छा लोहा, अगर हम मतलब लोहा रखे हो, उसे हम पेंट नहीं चढ़ाए तो कुछ दिन तक छोड़ दे तो वायु में ऑक्सीजन रहता है और उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो भूरे रंग का एक उस पर परत चढ़ जाता है, अर्थात उससे लोहे का संक्षारण हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। उस भूरे पदार्थ को कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। ऐसे ही कई सारे धातुओं के साथ होती है, जैसे चांदी में, पीतल में जंग लगता है तो हरे रंग का परत चढ़ जाता है, अर्थात जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, क्षार या किसी तत्व से अभिक्रिया करके उनकी गुणवत्ता में कमी आती है, संक्षारित होने लगता है, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। और संक्षारण तो हम देख ही लिए कि हमारे दैनिक जीवन में हमें दिखाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विकृत गंधिता। जब हम देखते हैं कि हम अपनी जब कोई खाने वाली वस्तु हो और उसे हम खुले में छोड़ दें, उसमें जो खाने वाली वस्तु, उसमें तेल भी होता है, वसा भी होता है, और जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो वायु में ऑक्सीजन और भी कई सारे तत्व होते हैं, उनसे अभिक्रिया कर लेते हैं, और जब वो अभिक्रिया धीमी धीमी होती है। और विकृत गंधिता में जो अभिक्रिया होती है उसे हम ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये अभिक्रिया कर लेते हैं तो उसके बाद से इनके जो खाने वाली वस्तु होती है उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, और उसके बाद से उसे खाने में भी वो नुकसानदायक होता है। अर्थात जब हमारी कोई खाने वाली वस्तु होती है और वो जब हम वायुमंडल में उसे खुला छोड़ देते हैं और वो ऑक्सीजन या फिर अन्य किसी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके खराब होने लगती है धीमी गति से, तो उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। यही कारण है कि जब कोई प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक में जब कुछ खाने वाले जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इन सब में नाइट्रोजन भर के बेचा जाता है उसे फुलाने के लिए। और नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है और वो खाने वाली वस्तुओं के साथ अभिक्रिया करके कुछ ही गंध नहीं उत्पन्न करता, अर्थात उसे खराब नहीं करता अभिक्रिया के, और अभिक्रिया उससे बहुत धीमी होती है और अभिक्रिया के पश्चात उससे ज़्यादा कोई खराबी नहीं होती है, इसलिए प्लास्टिक में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। विकृत संक्षारण और विकृत गंधिता, ये हम अपने आसपास एक कुछ एग्जाम्पल हैं रासायनिक अभिक्रिया के जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं। वैसे अगर हम अपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, एससीईआरटी की, तो उसमें सिर्फ इतना, बिहार बोर्ड वाली वही एससीईआरटी, उसमें हम सिर्फ इतना ही टॉपिक हमें पढ़ाया गया, संक्षारण और विकृत गंधिता। लेकिन अगर हम भारती भवन की बुक पढ़ते हैं तो उसमें और भी कई सारे अलग से टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जो हमारे एससीईआरटी के बुक में शामिल नहीं है। और अगर हम पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से देखें तो हमें सिर्फ अपनी एनसीईआरटी के बुक में जितनी चीज़ इंक्लूड किए गए होते हैं सिर्फ वही हमसे पूछा जाता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमें भारती भवन में अधिक टर्म्स, अधिक टॉपिक शामिल कर दिए गए, लेकिन हम भारती भवन की बुक से पढ़ना है तो बस हमारा टॉपिक यहीं तक आके समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, और एग्जाम में हम देखें तो जो क्वेश्चन उठते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो क्वेश्चन है वो हमारे एससीईआरटी के बुक से उठते हैं, और इन सब में हम बहुत से बच्चे होते हैं जो भारती भवन की बुक पढ़ते हैं या फिर ये बुक भी जो पढ़ते हैं वो सिर्फ लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए होता है सिर्फ उसी को हल करते हैं, सिर्फ उसी को समझते हैं। लेकिन जो अगर हम एग्जाम में बेस्ट करना है और एग्जाम के व्यू से अधिक पढ़ना है, वैसे जानकारी के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में एक अच्छे तरह से क्वालिफाई करना है तो एग्जाम में हमसे एक क्रियाकलाप, और प्लस हम देखते हैं कि इसके बुक के अंदर भी क्वेश्चन आंसर कुछ टर्म्स पढ़ाया जाता है और फिर क्वेश्चन आंसर हमारे बुक में भी पूछा गया है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यूज भी, लघु उत्तरीय भी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें यहाँ से भी उठा के पूछा जाता है। इसलिए भारतीय भवन बुक का प्रश्नावली सॉल्व करने के साथ साथ इस बुक की प्रश्नावली भी सॉल्व करें, और प्लस इसके अंदर की जो जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं उसे भी सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। इसलिए भारतीय भवन की बुक की प्रश्नावली भी सॉल्व कीजिए और प्लस इसका भी प्रश्नावली सॉल्व कीजिए, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको भी सॉल्व कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। दैट्स ऑल। जय हिंद।